कहते हैं कश्मीर की वादियों में छुपे कुछ सच इतने खामोश होते हैं कि उनकी चीख भी हवा में दब जाती है। यह कहानी है एक छोटे से शहर बारामूला की, जहां बच्चों की मासूम हंसी अचानक खामोश होने लगी है। जहां एक जादूगर के शो के बीच एक बच्चा पलक झपकते ही गायब हो गया। जहां घर में रातें सिर्फ अंधेरी नहीं, पुरानी आत्माओं की परछाई से भरी थी। जहां दोस्ती के नाम लेकर बच्चों को एक ऐसे रास्ते पर धकेला जा रहा था जहां से वापसी मुश्किल थी। और इन सब के बीच एक पिता अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने की लड़ाई लड़ रहा था। एक ऐसी लड़ाई जिसमें दुश्मन सिर्फ इंसान नहीं, भरोसे, विश्वास और धोखे के लिबास में छुपे साए थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं कश्मीर की उन बारामूला की गलियों में, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है, जहां सच उतना आसान नहीं जितना दिखाई देता है। तो फिल्म की शुरुआत होती है बारामूला के एक मैजिक शो से, जहां पर हम एक जादूगर को देख पाते हैं जो कि सभी से कह रहा था कि आज मैं आपको एक ऐसा जादू दिखाऊंगा जो कि आपने कभी भी नहीं देखा होगा। दरअसल में वो जादूगर एक बक्से से एक बच्चे को गायब करने वाला था। जादूगर कहता है कि क्या कोई बच्चा है जो कि इस बक्से से गायब होना चाहता है। तभी यहीं पर हम एक मिस्टीरियस बंदे को देख पाते हैं जो कि अपने सामने खड़े छोटे से बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो आगे जाए। इस छोटे से बच्चे का नाम सोहेब होता है। वो उस मिस्टीरियस बंदे की बात मान लेता है और तुरंत ही उस जादूगर के पास चला जाता है। जादूगर अपना मैजिक शो स्टार्ट करता है। तो जब उस बक्से में उस बच्चे को डाला गया और जब खोला गया तो सचमुच ही उस बक्से में कोई बच्चा नहीं था। ये देखकर सभी लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन जादूगर हैरान रह चुका था क्योंकि उसकी ट्रिक फेल हो चुकी थी। बच्चा तो बक्से के पीछे छिपे रहना चाहिए था, लेकिन बच्चा वहां भी मौजूद नहीं था। मतलब कि बच्चा जो है वो सचमुच ही गायब हो चुका था। जिसके बाद हमें उस बच्चे के मतलब सोहेब अंसारी के मिसिंग पोस्टर जो है वो दीवार पर लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। और हमें ये भी बताया जाता है कि दरअसल में सोहेब अंसारी जो है वो एक्स एमएलए का बेटा है। जिसके बाद हम देखते हैं बारामूला के नए डीएसपी रिदवान सईद को, और हमें बताया जाता है कि रिदवान सईद जो है वो आज ही बारामूला पहुंचे हैं। रिदवान दरअसल में अपनी पूरी फैमिली के साथ बारामूला आए हैं क्योंकि उनका ट्रांसफर हो चुका है। तो बारामूला के नए डीएसपी रिदवान सईद को सोहेब अंसारी का केस मिला है। बात करें रिदवान की फैमिली की तो उसकी पत्नी गुलनार, उसकी बेटी नूरी और उसका एक छोटा बेटा अयान है। और जिस घर में वो रहने के लिए आए हैं ये घर किसी को भी कुछ खास पसंद नहीं आया था। और रही बात नूरी की, तो नूरी दरअसल में अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती है। उन दोनों के बीच में ज्यादा पटती नहीं है। यहीं पर हम इकबाल नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जो कि इस घर का नौकर है और वो सारे काम करता है क्योंकि वो यहाँ पर बहुत पहले से रह रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि रिदवान जो है वो बारामूला पुलिस स्टेशन का चार्ज ले लेता है और उसके पास फिलहाल यही मेन केस है कि सोहेब अंसारी को किसी भी हालत में ढूंढना है, क्योंकि एक्स एमएलए का बहुत ज्यादा प्रेशर है। उन्हें किसी भी हालत में सोहेब अंसारी को ढूंढना ही है। उनके पास उनका मेन सस्पेक्ट भी है जो कि वही जादूगर है, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा है कि उसी जादूगर ने सोहेब अंसारी को गायब किया है। लेकिन रिदवान का ऐसा मानना नहीं है। वो उस जादूगर से बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन जादूगर का कहना यह था कि अगर उसे गायब करना ही होता तो वो सबके सामने से उसे क्यों गायब करता। रिदवान भी इस बात पर नोटिस करता है। रिदवान अब उससे पूछता है कि आखिरकार वहां ऐसा हुआ क्या था। अब वो जादूगर बताने लगता है कि आखिरकार ये ट्रिक काम कैसे करती है। वो अपने बक्से को यहाँ पर लेकर आता है और उन्हें बताता है कि इसी बक्से में एक खाली चैम्बर है जिसके पीछे जाकर बच्चे छिप जाते हैं। और जब इसे खोलते हैं तो पता चलता है कि अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन उस दिन उस पीछे वाले चैम्बर में भी कोई भी मौजूद नहीं था, जैसे मानो मुझे फंसाने की सोची समझी चाल थी। जब उस चैम्बर को खोला गया तो उसके अंदर बस कटे हुए बाल मौजूद थे और फिर बिना सोचे समझे सभी ने मेरे ऊपर आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए और मुझे पुलिस स्टेशन की जेल में लेकर आ गए, जबकि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। लेकिन लोग मुझे मार पीट कर बस उगलवाना चाहते हैं। ये सारी चीजें रिदवान ने नोटिस कर ली है। वो समझ गया था कि जादूगर पूरी तरह से निर्दोष है और अगर उन्हें कोई बात करनी है तो वो एक्स एमएलए से करनी है। जिसके बाद हम फिल्म के नए कैरेक्टर जुनैद से मिलते हैं जो कि खालिद नाम के एक बंदे से बात कर रहा था। बात करें इन दोनों की तो दोनों दरअसल में किसी भाईजान के लिए काम करते हैं। जुनैद और खालिद जो है वो बच्चों को गायब करने का काम करते हैं। भाईजान जुनैद को बताते हैं कि किस बच्चे को गायब करना है। फिर खालिद जो है वो उन बच्चों से दोस्ती करता है और फिर अपनी प्लानिंग के तहत उन्हें गायब कर देते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम अयान को देख पाते हैं जो कि घर में किसी अनजान आवाज को सुनता है। जब वो उसका पीछा करते हुए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि घर में कोई ना कोई तो जरूर मौजूद है। अब रात को जब सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे
तो यहाँ पर नूरी जो है वो अपने पिता से कहती है कि यहाँ पर ना तो वाईफाई है और ना ही नेटवर्क ठीक से आता है, और तो और मेरे कमरे से कुत्ते की स्मेल भी आती है। लेकिन रिदवान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो उससे कहता है कि अगर कुत्ता होता तो वो भौंकता नहीं क्या। दरअसल में नूरी और रिदवान की ज्यादा बात नहीं होती, वो दोनों बहुत कम बात करते हैं। तो वहीं गुलनार भी घर में कुछ चीजें नोटिस करती है कि अलमारी से कुछ चीजें जो है वो अपने आप गिर रही है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था बल्कि हर रोज हो रहा था। तो वहीं नूरी खिड़की से देखती है कि इकबाल जो है वो एक कमरे में जा रहे हैं और उस कमरे में वो मछली और चावल लेकर जा रहे हैं। बात करें इकबाल की तो इकबाल जो है वो बोल नहीं सकता, लेकिन अपने इशारों से सब कुछ समझा देता है। नूरी उसका पीछा करते हुए आगे तो बढ़ती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखती है, और दीवार पर दरअसल में काफिर लिखा हुआ था। ये देखकर नूरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रिदवान को, जो कि अपने साथी कांस्टेबल के साथ एक्स एमएलए से मिलने के लिए जाता है। वो सोहेब अंसारी के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं, लेकिन एक्स एमएलए पहले ही पुलिस से चिढ़े हुए रहते हैं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि जादूगर ने ही गायब किया है, इसलिए उसे बहुत मारो पीटो वो बता देगा। लेकिन रिदवान को ऐसा नहीं लगता। वो यहाँ एक्स एमएलए से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार सोहेब अंसारी की किन बच्चों से दोस्ती थी, लेकिन एक्स एमएलए के घर से रिदवान को कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली। जिसके बाद हम छोटे बच्चे फारूक को देख पाते हैं, जो कि पत्थरबाजी कर रहा था पुलिस वालों के ऊपर। इन्हीं में से एक पुलिस वाला जो है वो उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन फारूक यहाँ अपने दोस्तों के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार फारूक को इतनी कम उम्र में किसने उसका ब्रेन वॉश किया है, ये बात जानने लायक होगी। अब रिदवान रात को जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि दीवार पर काफिर लिखा हुआ है और इकबाल उसे मिटाने की काफी कोशिश कर रहा है। जिसके बाद इकबाल उससे वो सफाई वाला कपड़ा लेता है और उसे मिटाने लगता है। गुलनार यहाँ पर रिदवान को बताती है कि इन सब चीजों का नूरी पर बहुत बुरा फर्क पड़ रहा है। वो ना तो आज घर से बाहर निकली है और ना ही आज उसने कुछ खाया है। अब अगली सुबह रिदवान जो है वो सोहेब के दोस्तों से बात करने के लिए जाता है, जो कि सेम स्कूल में पढ़ते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आखिरकार सोहेब कैसा बंदा था। बच्चे बताते हैं कि सोहेब पढ़ने लिखने में काफी अच्छा था, लेकिन जब उसकी मुलाकात एक लड़के से होने लगी थी तब से वो बिगड़ने लगा था, और हमें उसका बदलना जो है वो साफ दिख रहा था। अब रिदवान सोहेब की स्कूल टीचर से मिलता है और उनसे सोहेब के बारे में पूछता है। सोहेब की टीचर यहाँ रिदवान को बताती है कि सोहेब पढ़ने लिखने में काफी अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों से स्कूल के बच्चे जो है वो सोहेब के उस बिहेवियर को काफी नोटिस कर रहे थे, क्योंकि वो काफी बदला हुआ दिखाई पड़ रहा था। जबकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो है वो गलत दिशा में जाए। तभी हम नूरी को देखते हैं, जो कि अपनी दोस्त के साथ रिदवान के सामने से निकलती है। रिदवान उसे आवाज लगाता है, लेकिन नूरी उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है, जैसे मानो वो उसे पहचानती ही ना हो। अब रात को हम देखते हैं कि नूरी के पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। उस बंदे का नाम खालिद था। नूरी यहाँ बिना सोचे समझे खालिद की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और उससे बात करना भी स्टार्ट कर देती है। नूरी जब खालिद से बात कर रही थी तो उसे ऐसा लगा कि बारामूला में उसे कोई सच्चा दोस्त मिल गया हो। तो वहीं हम देखते हैं अयान को, जो कि अपने घर के मिस्टीरियस कमरे में जाता है। वहाँ उसे एक काला साया दिखाई पड़ता है। अयान उससे डरता नहीं है, बल्कि उससे बात करने लगता है। वो छोटा सा बच्चा जो है वो अयान के साथ खेल रहा था। मतलब ये तो कंफर्म हो चुका था कि इस घर में एक घोस्ट तो है। जिसके बाद हम उस छोटे से बच्चे पत्थरबाज को देख पाते हैं, जिसका नाम फारूक है। फारूक अपने फैमिली वालों के साथ एक झील में मछली पकड़ने के लिए गया था। तभी सामने से उसे कुछ चीजें दिखाई पड़ती है, और जब वो आगे गया तो अचानक से फारूक भी गायब हो जाता है, और उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ बाल ही पड़े थे। जैसे सोहेब गायब हुआ था, उसी तरह फारूक भी गायब हुआ था। अब यहाँ पर रिदवान और उसके साथी कांस्टेबल पहुंच जाते हैं और इसकी सारी की सारी जांच करना भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ रिदवान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो रहा है। बीच झील में फारूक कैसे गायब हो सकता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जुनैद के पास एक आदमी आता है, जो कि उसे एक पार्सल डिलीवर करने के लिए आया था। साथ ही उसके पास बहुत सारी चीजें भी थी, लेकिन जुनैद और उस बंदे को ये नहीं पता है कि इन सब चीजों के बारे में पुलिस को पता चल गया है, क्योंकि उन्हें इस बंदे पर शक हो गया था। वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं, गोलीबारी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो बंदा तो मारा जाता है, लेकिन जुनैद यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। ये उनका अड्डा था और इसी जगह पर पुलिस वालों को एक पेन ड्राइव मिलती है, और इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जुनैद यहाँ से भागकर एक सेफ हाउस पहुंचता है, जहाँ पर खालिद पहले से ही मौजूद था।
जुनैद अपने भाईजान से बात करता है और उन्हें बताता है कि पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर हमारे ऊपर नजर रख रही है। अगर हमने कुछ बच्चों को गायब करने की कोशिश की तो वो हमें पकड़ लेंगे। लेकिन भाईजान का कहना था कि मिशन आजादी जो है वो इस तरह से रुक नहीं सकता, उसके आड़े कोई भी नहीं आ सकता है, इसलिए तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। भाईजान को आज तक ना तो जुनैद ने देखा है और ना ही खालिद ने देखा है। उनकी आवाज जो है वो पूरी तरह से एआई के रूप में थी। बस इसी आवाज को सुनकर वो ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। अब आगे हम देखते हैं कि उस मिस्टीरियस कमरे से कुछ आवाज आ रही थी तो नूरी उस कमरे के अंदर जाती है। जब वो अंदर पहुंची तो उसे वहां एक हड्डी मिली और उस हड्डी पर कुत्ते का सलाइवा लगा हुआ था। जब उस सलाइवा को नूरी ने स्मेल किया तो अचानक से उसकी बॉडी में रिएक्शन पैदा हो जाते हैं, जिस वजह से उसकी बॉडी जो है वो अलग तरह से रिएक्ट करने लगती है। मालूम चलता है कि कुत्ते के सलाइवा से नूरी को एलर्जी है और ऐसा पहले भी हो चुका है। इसलिए रिदवान और गुलनार जो है वो घर से बाहर आकर चेक करने लगते हैं कि आखिरकार नूरी को ये रिएक्शन हुआ कैसे। वो बाहर जाते हैं और सारी चीजों को चेक करने लगते हैं और अब रिदवान को वो हड्डी मिल चुकी थी जिस पर कुत्ते का सलाइवा लगा हुआ था। वो समझ गया था कि इसी वजह से नूरी की तबीयत बिगड़ी है। तो जुनैद के अड्डे से जो पेन ड्राइव मिली है ना, उस पेन ड्राइव में एक ऑडियो थी। उस ऑडियो में भाईजान की एक ऑडियो है और वो बस कुछ कोड लैंग्वेज की थी जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब थे। जब रिदवान ने उन्हें गौर से देखा तो पता चला कि ये दरअसल में एक स्कूल का कोड है और जो आगे नंबर लिखे हुए हैं वो उन बच्चों के टेबल के नंबर लिखे हुए हैं और उन सारे बच्चों को सीक्वेंस से गायब किया जा रहा है। मतलब कि पहले सोहेब गायब हुआ और अब फारूक गायब हुआ। मतलब कि ये कोड जो है वो उन्होंने डिकोड कर लिया था और अब उन्हें आगे के बच्चे के बारे में भी मालूम चल चुका था कि कौन गायब होने वाला है। तभी हम देखते हैं नूरी को, जो कि खालिद से अक्सर बात करती रहती है। उनके बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। नूरी खालिद से बात करते हुए कहती है कि जो उसने वीडियो बनाया है क्या वो सही बनाया है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। लेकिन खालिद कहता है कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद यहाँ पर नूरी नोटिस करती है कि उसी मिस्टीरियस कमरे से कुछ आवाजें आ रही है। नूरी उन आवाजों का पीछा करते हुए उस रूम के अंदर चली जाती है और यहीं पर नूरी ने पहली बार उस काले साये को देखा जो कि उसका पीछा करने लगा था। नूरी यहाँ से भागने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब रहती है और जैसे सोहेब फारूक गायब हुए थे उसी तरह से नूरी भी गायब हो जाती है और इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ नूरी के बाल पड़े थे। और अब ये बात गुलनार और रिदवान को भी मालूम चल चुकी थी। रिदवान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार नूरी जो है वो घर से गायब हुई है या फिर मार्केट से या फिर स्कूल से, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी इकबाल जो है वो इशारे से बताता है कि उसने नूरी को अक्सर एक लड़के के साथ देखा है। उस बंदे का चेहरा जो है उसे बहुत अच्छे से याद है और स्केच बनवाने में वो उनकी पूरी मदद भी करेगा। और अब इकबाल की मदद से वो खालिद का चेहरा बना लेते हैं क्योंकि खालिद ही वो बंदा है जो कि नूरी के साथ घूमता था। अब स्कूल की टीचर जो है वो पुलिस स्टेशन आती है और रिदवान से बात करती है। वो नूरी के बारे में पूछती है कि आखिरकार नूरी कुछ दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही है। रिदवान बताता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए नहीं आ रही है। अब आगे हम देखते हैं कि एक्स एमएलए की वाइफ जो है वो रिदवान से मिलने के लिए आती है, बिल्कुल चोरी छुपे। दरअसल में उसे खालिद का स्केच मिला है कि पुलिस इसे ढूंढ रही है। तो वो रिदवान के पास आती है और बताती है कि जिस खालिद को आप लोग ढूंढ रहे हैं इसे उसने सोहेब के साथ भी देखा था और इसी बंदे ने सोहेब का ब्रेन वॉश किया था क्योंकि एक समय पर जब सोहेब खालिद से बहुत मिलता था तब उसने सोहेब का वो रूप देखा है। सोहेब आजादी के बारे में बात कर रहा था और कह रहा था कि वो पत्थरबाज बनेगा और इन लोगों को सबक सिखा कर रहेगा। इतनी छोटी उम्र में ऐसा कैसे हो सकता है, यही बात वो सोच रही थी। अब रिदवान को खालिद के बारे में मालूम चल चुका था कि वो कहाँ पर ठहरा हुआ है। खालिद के बारे में जब उन्हें पता चला तो वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उन्हें खालिद तो नहीं मिलता है लेकिन खालिद के पास से उन्हें एक मोबाइल मिलता है और उस मोबाइल के अंदर नूरी का एक वीडियो था। उस वीडियो में नूरी जो है वो आजादी के बारे में बात कर रही थी, मतलब कि खालिद ने भी उसका ब्रेन वॉश कर दिया था। ये सारी वीडियो देखने के बाद यहाँ रिदवान पूरी तरह से डर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ गुरनाल जो है वो घर में उन काले सायों को नोटिस करती है। जो अजीब तरह की आवाजें आ रही थी, गुरनाल उनका पीछा करते हुए उस मिस्टीरियस कमरे के अंदर पहुंच जाती है और जल्द ही गुरनाल को समझ आ गया था कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ तो है, क्योंकि गुरनाल ने यहाँ पर अपनी आंखों से उन काले सायों को देख लिया था। जब रिदवान यहाँ घर पहुंचा तो इसके बारे में गुरनाल ने रिदवान से बात की लेकिन रिदवान इन सब में नहीं मानता है।
वो कहता है कि तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, नूरी के गायब हो जाने के कारण तुम उल्टा सीधा सोच रही हो। लेकिन गुरनाल भी गुस्से में रिदवान को पुरानी बातें याद दिलाने लगती है कि अगर उस दिन भी ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो नूरी और तुम्हारे बीच में आज सब कुछ ठीक होता। अब हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जम्मू में एक स्कूल में कुछ बच्चों को हॉस्टेज बना लिया गया था। बहुत सारे मिलिटेंट जो है वो इन बच्चों को चोट पहुंचाना चाहते थे और इन्हीं में से नूरी भी मौजूद थी। तब रिदवान बहुत बहादुरी के साथ उस स्कूल के अंदर घुसा और सभी को बचाया। लेकिन यहीं पर एक बच्चा जो है वो रिदवान से गलती से मारा जाता है और यही सारी चीजें नूरी ने देख ली थी। इसी वजह से नूरी ने आज तक रिदवान को माफ नहीं कर पाई है, जबकि वो सारी चीजें जो है वो रिदवान से गलती से हुई थी। आगे हम देखते हैं कि गुरनाल जो है वो उस मिस्टीरियस कमरे में थी और उसी कमरे में हम देखते हैं इकबाल को, जो कि उस मिस्टीरियस कमरे के अंदर मछली और चावल डाला करता है। एक दिन गुरनाल ने ये सब कुछ देख लिया और अब यहाँ पर गुरनाल को सारी चीजें समझ आने लगी थी, क्योंकि वो घोस्ट जो है वो इकबाल के अंदर आता है और जो इकबाल कभी नहीं बोल पाता था आज वो सारी चीजें बोल रहा था। उसके अंदर किसी ईला का भूत आया था। ईला कहती है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए है और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर गुरनाल पूरी तरह से हैरान थी। वो जो सोच रही थी कि इस घर में जरूर कुछ ना कुछ है, आज वो सारी चीजें सही साबित हो चुकी थी। वो यहाँ ईला से कहती है कि मुझे अपनी बच्ची को देखना है और अब यहाँ पर वो भूत जो है वो गुरनाल के अंदर आ जाता है, जिस वजह से गुरनाल जो है वो सारी चीजें देख पा रही थी। जो सारे बच्चे गायब हुए हैं उन सारे बच्चों को गुरनाल बहुत ही आराम से देख पा रही थी। उन सारे बच्चों में नूरी भी थी। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने खालिद को पकड़ लिया था। वो लोग खालिद को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे, लेकिन खालिद जो है वो अपना मुंह नहीं खोल रहा था। वो रिदवान को कुछ भी नहीं बता रहा था। लेकिन आखिर में जब खालिद को बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा जाता तब जाके खालिद ने अपना मुंह खोला और सब कुछ बताने लगा कि वो तो जुनैद के लिए काम करता है। जुनैद को किसी भाईजान के द्वारा एक ऑर्डर मिलता है और उस ऑर्डर को हम दोनों मिलकर पूरा करते हैं। खालिद बताता है कि भाईजान हमें बच्चे सिलेक्ट करके देते हैं, मेरा काम है उन बच्चों से दोस्ती करना और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें जुनैद के पास सौंप देना। जुनैद का काम है उन्हें सही सलामत पाकिस्तान भेजना और उन्हें मिलिटेंट के रूप में तैयार करना। पर खालिद यहाँ पर यह भी बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं जिनके बारे में उन्हें कोई भी खबर नहीं है। हालांकि मेरी इन सबसे दोस्ती थी और वो जल्द ही इन्हें गायब भी करने वाले थे, लेकिन हमारे गायब करने से पहले कोई और इन्हें गायब कर रहा है। अब रिदवान जब अपने घर पहुंचा तो गुरनाल ने उसे सारी बातें बताई कि मैंने अपनी बेटी नूरी को देखा है और नूरी के साथ वो सारे बच्चों को भी देखा है जो कि एक सुनसान जगह पर बैठे थे। वो यहाँ पर उस घोस्ट के बारे में भी बताती है, लेकिन रिदवान उसकी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं था। वो खालिद के बारे में बताता है और कहता है कि खालिद ही सब कुछ कर रहा है। गुरनाल बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि जब तक रिदवान अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक रिदवान नहीं मानेगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जुनैद को, जो कि मिशन आजादी के लिए इतना ज्यादा बेताब है कि वो अपने ही भतीजे को पाकिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस करवाने के लिए निकला था। जुनैद के साथ उसका भतीजा तो था, साथ में एक आदमी भी था, लेकिन इसके बारे में रिदवान को मालूम चल जाता है। रिदवान उनका पीछा करता है तो जुनैद यहाँ से भाग निकलता है और रिदवान उस दूसरे बंदे को मार देता है। लेकिन तभी रिदवान देखता है कि छोटा बच्चा यहाँ पर रिदवान के ऊपर गन ताने खड़ा है और वो कह रहा था कि या तो हमें आजादी दो या तो मारे जाओ। लेकिन तभी रिदवान देखता है कि उस छोटे से बच्चे को एक काला साया जो है वो गायब कर ले जाता है और ये सारी चीजें देखने के बाद रिदवान पूरी तरह से हैरान रह चुका था। वो समझ गया था कि गुरनाल जो सारी चीजें बता रही थी वो बिल्कुल सच है। तो वहीं जुनैद को ऐसा लगा कि शायद उसके भतीजे को रिदवान ने अपने पास रख लिया है, वो उसके साथ कुछ कर ना दे, इसलिए अब उसे कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये मामला थोड़ा पर्सनल हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी मिस्टीरियस कमरे में गुरनाल जो है वो अयान को लेकर जाती है। अयान के अंदर ईला का भूत आ चुका था और वो उसे सारी चीजें बता रहा था कि तभी हम देखते हैं कि रिदवान भी यहाँ पर पहुंच चुका था। रिदवान को ये सारी चीजें देखकर ज्यादा शौक नहीं लगा, क्योंकि हाल ही में उसने कुछ ऐसा देखा है जिससे कि गुरनाल की उसकी सारी बातों पर उसे अब भरोसा है। रिदवान और गुरनाल और ईला जब साथ में बात कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि स्कूल की टीचर जो है वो यहाँ पर आ जाती है। टीचर बताती है कि जुनैद का भतीजा जो है वो हाल ही में गायब हुआ है और लोगों को ऐसा लगता है कि इस बच्चे को दरअसल में तुमने गायब किया है।
इसलिए वो किसी भी वक्त यहाँ पर आते होंगे, इसलिए हो सके तो अपनी जान बचा लो। और फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मिलिटेंट पहुंच जाते हैं और वो रिदवान के घर पर अटैक कर देते हैं। इन सारे मिलिटेंट को जुनैद ने लेकर आया था। चारों तरफ से गोलीबारी हो रही थी और रिदवान अपनी पूरी फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक समय तो रिदवान को ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाएगा। यहाँ पर रिदवान और गुरनाल जो है वो छत पर थे, तो वहीं इकबाल, अयान और टीचर जो है वो घर में ही एक दूसरे कमरे में छिपे हुए थे। तभी रिदवान और गुरनाल के सामने कुछ ऐसी चीजें दिखने लगी कि वो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। दरअसल में सालों पहले इसी घर में कश्मीरी पंडित रहा करते थे। उनके साथ क्या जुल्म हुआ था उस दिन, वही सारी चीजें यहाँ रिदवान और गुरनाल को साफ साफ दिखाई दे रही थी। जैसा अटैक रिदवान और गुरनाल के ऊपर हुआ है ना, वैसा ही अटैक कश्मीरी पंडितों पर भी हुआ था। इस घर में एक डॉक्टर था, उनकी पत्नी थी, उनकी एक बेटी थी ईला और एक बेटा भी था। एक नौकर था और एक शेरू नाम का कुत्ता भी था। और जब उनके ऊपर इसी तरह से अटैक हुआ तो हमने देखा कि ईला के साथ एक लड़की खेलने के लिए आई थी। ईला की माँ को ऐसा लगा कि शायद उस बच्चे के ऊपर भी खतरा हो सकता है, इसलिए ईला की माँ जो है वो उस छोटी सी बच्ची को घर भेज देती है। क्योंकि वो एक मुस्लिम थी, इसलिए वो लोग उस बच्ची का तो कुछ नहीं करने वाले थे। साथ ही ईला की माँ जो है वो ईला के सारे बाल काट देती है और उसे टोपी पहना देती है। ईला की माँ ईला को बचाने की हर एक कोशिश कर रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग जो है वो अंदर घुस जाते हैं। वो डॉक्टर साहब से कहते हैं कि या तो धर्म में परिवर्तन करो या फिर मारे जाओ। ये देखकर डॉक्टर कहते हैं कि जान लेना ही अच्छा होगा, क्योंकि वो धर्म तो परिवर्तन नहीं कर सकता। यहाँ पर वो लोग डॉक्टर को मार देते हैं और ईला और उसकी माँ जो है वो एक कमरे में छिपे हुए थे। ईला और उसकी माँ आसानी से बच सकते थे, क्योंकि उस कमरे के बारे में शायद किसी को भी नहीं मालूम था। कि तभी हम उस छोटी सी बच्ची को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर आती है और चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहती है कि ये लोग यहाँ पर छिपे हुए हैं, जल्दी से आ जाओ और इन्हें मार दो। तब पता चला कि वो लड़की जो है वो लोगों के साथ मिली हुई है। ये देखकर ईला और ईला की माँ को बड़ा बुरा लगा। और फिर आखिर में हमने देखा कि ईला और उसकी माँ को वो लोग बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। तो अब ये सारी चीजें रिदवान और गुरनाल ने अपने सामने हेलुसिनेशन के रूप में सारी चीजें होते हुए देखी। और जो चीजें हो चुकी है वही सारी चीजें रिदवान और गुरनाल के साथ भी हो रही थी। तो जुनैद के मिलिटेंट जो है वो अब घर के अंदर घुस जाते हैं और वो रिदवान और गुरनाल को मारने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। लेकिन रिदवान यहाँ उनका सामना करता है। तो वहीं गुरनाल भी रिदवान का साथ दे रही थी और उन मिलिटेंट से लड़ रही थी। रिदवान यहाँ अपनी पूरी कोशिश करता है और अपना पूरा जोर लगा देता है। आखिर में रिदवान का सामना जुनैद से होता है, लेकिन तब तक सारे मिलिटेंट खत्म हो चुके थे और बाहर पुलिस वाले भी आ चुके थे, जिन्होंने रिदवान के पूरे घर को घेर कर रख लिया था। मतलब कि जुनैद का यहाँ से भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तभी जुनैद जो है वो अपने साथ एक टीचर को लेकर आता है। उसकी कनपटी पर गन लगाते हुए कहता है कि अगर कुछ भी किया तो मैं इसे मार डालूंगा। कि तभी हम देखते हैं गुरनाल को, जिसके अंदर वो घोस्ट था, और वो यहाँ पर उस टीचर को गोली मार देती है। और अब यहाँ पर रिदवान जो है वो जुनैद को गोली मार कर इस मामले को यहीं रफा दफा कर देता है। पर रिदवान को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार गुरनाल के अंदर जो भूत था उसने उस टीचर को क्यों मारा। जब वो उसके पास गया तो यहाँ पर रिदवान ने देखा कि जुनैद के पास जो मोबाइल है उसमें बार बार वो किसी भाईजान के पास कॉल कर रहा था। और जब वो फिर से उस भाईजान के पास कॉल करता है तो रिंग जो है वो टीचर के पास से बजती है। मतलब कि जो टीचर है ना वही भाईजान है और वही इन सब का मेन मास्टरमाइंड है। और यहाँ पर हमें एक बात और मालूम चलती है कि ईला और उसकी माँ की लोकेशन जिस बच्ची ने बताई थी ना, वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि यही टीचर थी। इसी ने पूरे कश्मीरी पंडित के परिवार को मरवाया था, क्योंकि ये शुरुआत से ही मिलिटेंट थी। इसकी सोच एकदम साफ थी लोगों को साफ करने का। और जब ईला के घोस्ट ने टीचर को मार दिया तो अचानक से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और सभी लोग जो गायब हुए थे, जिस जगह पर गायब हुए थे, वो अपनी अपनी जगह पर वापस हो जाते हैं। बात कुछ ऐसी है कि जो सारे बच्चे गायब हुए थे उनका गायब होना बहुत जरूरी था। अगर इन्हें गायब नहीं किया जाता तो अब तक ये सभी लोग पाकिस्तान में मिलिटेंट बन चुके होते। इसलिए ईला ने इन सभी को गायब करके इन्हें प्रोटेक्ट किया था। और जब उन्हें मुक्ति मिली तो सारे बच्चे जो है वो अपनी अपनी जगह पर वापस आ चुके थे। और इसी के साथ बारामूला मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।